हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डायबिटिक मेलाइटस। आज हम डायबिटिक मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन है, उसके सिम्टम्स हैं और उसके कॉजेज़ क्या हैं, कितने टाइप्स होते हैं और इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अदर्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये हमारा क्या होता है, डायबिटिक इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। ये एक क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, मतलब लंबे समय के लिए होती है। लॉन्ग टाइम जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये क्या होती है, लॉन्ग टाइम की डिजीज़ होती है। एंड इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ये क्या होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक ग्रुप होती है। मतलब हमारा डायबिटिक मेलाइटस तो सिर्फ एक हमारा होता है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, वो तो हमारा डायबिटिक मेलाइटस। लेकिन इसको हमारा एक टर्म दिया गया जिसका होता है हमारा हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन जो हमारा डायबिटिक मेलाइटस होता है वो एक हमारा होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का ग्रुप। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यूरिन कीटो एसिडोसिस हो सकता है इसमें हमारा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है। ये सारी कंडीशन डायबिटिक मेलाइटस पेशेंटों में अराइज होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का ग्रुप बोलते हैं। करेक्टराइज बाई हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज है। मतलब जो उसका एक हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है उसमें तो ब्लड में शुगर रहता है, सारे पेशेंट में रहता है, सब में रहता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मल लेवल से कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ये किसकी कमी से होता है, क्यों होता है, या फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन की इनसफिशियंसी होगी, मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं होगा ऑफ इंसुलिन, या फिर रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन का रेजिस्टेंस बना लेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन जो हमारा इंसुलिन होता है वो मेनली हमारा सेल्स में एनर्जी देने का काम करता है, और हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें इंसुलिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में हम कुछ खाते हैं तो वो हमारा ग्लूकोज बनता है, वो हमारी सेल्स क्या होती है उसको अपने अंदर इंगल्फ करती हैं और उसको यूटिलाइज करके हमारी सेल के अंदर एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन जो हमारी सेल में होता है, जो इंसुलिन या ग्लूकोज को अंदर ले जाने वाला एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, वो क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। उसका रेजिस्टेंस का मतलब उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि फिर वो ब्लड से ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाती हैं सेल्स, तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस हो जाना। या फिर क्या होती है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। और उसके बाद क्या होता है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्फ ऑफ पैनक्रियाज टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इसमें क्या होता है कि ये कहाँ से सिक्रेट होता है, जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होता है उनकी जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे ये सिक्रेट होता है। और मेनली ये इसका मोस्टली काम इसका ये होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, शुगर का लेवल होता है, उसको हमारी बॉडी में कंट्रोल करके रखना और मेंटेन करके रखना। इससे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लर विजन। विजन हमारा जैसे बॉडी में हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो उससे हमारा क्या होता है, लॉन्ग टाइम में हमारे धीरे धीरे करके हमारा ब्लड विजन स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगती है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन मतलब हमारे बार बार हमको यूरिनेशन की अर्जेंसी आती है, हंगर मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वेट लॉस आर सम ऑफ द सिम्टम्स कॉमनली सीन इन डायबिटिक पेशेंट। वेट लॉस भी होता है और भी बहुत सारे ऐसे कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि डायबिटिक के पेशेंटों में देखा जाता है। अब हम इनके पढ़ते हैं सिम्टम्स। अब हम इसके पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। इसमें सबसे पहला हो हमारा इंक्रीज थ्रस्ट, मतलब वही जो पहले हमने बताया, बहुत ज़्यादा पेशेंटों को प्यास लगती है। फिर क्या है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मतलब जैसे बार बार यूरिन होता है, उनको यूरिन बार बार आता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी उनमें बहुत ज़्यादा होता है। इंक्रीज फटीग, उनमें बहुत ज़्यादा थकान, मतलब वो थोड़ा भी काम करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। फिर है हमारा ब्लर विजन, मतलब क्या होता है कि आंखों में क्लीन नहीं दिखाई देता, आंखों से धुंधला दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हमारा ब्लर विजन। नंबनेस एंड टिकलिंग, हमारे जो हाथ और पैर होते हैं उनमें नंबनेस, मतलब वो हमेशा कोल्ड रहते हैं और उनमें टिकलिंग सेंसेशन ऐसे होता है, जो हमारे पैर होते हैं और हाथ होते हैं उनमें जैसे जैसे हम पिन चुभाते हैं तो वो ऐसी टिकलिंग सेंसेशन आती है, जैसे हमारे ऐसे लगता है कि हमारे पैरों और उसमें हाथों में कोई सुइयां चिभ हो रहा, ऐसी इसमें सेंसेशन होती है। स्पेशली इन योर फिट्स एंड हैंड्स, मोस्टली हाथ और पैर में होता है जी। स्लो हीलिंग सोर, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो सोर होते हैं या फिर उंड हो जाते हैं या फिर उनको कोई अल्सर वगैरह हो जाते हैं, तो उनकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती। क्यों होती, क्योंकि उनके जो सराउंडिंग के आसपास होती है वो हमेशा ज़्यादा वेट रहता है, मतलब वो ड्राई नहीं होता है, इसलिए उनकी हीलिंग प्रोसेस जो होती है बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल पेशेंट से उनमें बहुत स्लो होता है। फिर है रेड सोलन टेंडर गम्स,
और उनमें क्या होता है कि जो गम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, टेंडर मतलब इसमें उनमें हार्डनेस आ जाती है थोड़ी थोड़ी। फिर क्या है इस स्किन इचिंग, और इसमें क्या होती है स्किन इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और क्या होता है इरिटेबिलिटी, पेशेंट जो होता है इरिटेट हो जाते हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं मोस्टली उनमें ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। मोस्टली हमारे जो डायबिटिक मेलाइटस होते हैं वो दो ही होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन दो हमारे इसमें और ऐड हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, और अदर्स में दो टाइप के आते हैं, नियोनेटल होता है और मोडी। मोडी का मतलब होता है, मोडी वाले में क्या होता है कि जो हमारे मोडिफाई जीन्स होते हैं, जैसे कुछ हमारी बीमारी होती है जो कि हमारी जेनेटिक पास होती है, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होते हैं। तो जो मोडी वाला होता है इसमें क्या होता है कि जैसे किसी के घर में किसी को डायबिटिक है तो वो क्या होता है वो जीन के थ्रू एक दूसरे जनरेशन में पास होता रहता है, इसको हम बोलते हैं मोडी। अब हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस क्यों बोलते हैं, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस also called as the insulin dependent type 1 diabetic mellitus also called type 1 diabetic mellitus also called insulin dependent diabetic mellitus manifest due to the autoimmune damage of beta cells which then lead to the suppression or cessation of insulin production। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये मोस्टली टाइप 1 जो होता है डायबिटिक का, ये मोस्टली हमारा ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से होता है। इसमें क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या करती है, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है मोस्टली तो फॉरेन बॉडी को किल करने के लिए हमारी बॉडी में बनती है। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसीज़ किसी को होती है तो उसमें खुद की जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती है वो खुद की ही बॉडी की सेल्स को क्या करने लगती है, वो डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी बॉडी के आसपास जो सेल्स होती हैं वो कोई फॉरेन बॉडी है, इसीलिए वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और वो अपनी खुद की बॉडी की ही सेल्स को क्या करने लगती हैं, डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। उनका इम्यून सिस्टम इतना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो खुद की बॉडी और फॉरेन बॉडी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो खुद की बॉडी को किल करने लगती, खुद की बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको किल करने लगती हैं। और ये उसकी वजह से जब हमारी बीटा सेल्स की जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो किल होने लगती है, मतलब वो जो इंसुलिन बनाती है बीटा सेल्स उन्हीं को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो क्या होता है इंसुलिन जो बनने का जो मेन सोर्स होता है हमारा वही खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटिक। जो डायबिटिक टाइप 1 होता है इसको हम जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली 99% बच्चों में ही होती है, इसीलिए हम इसको जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। People with diabetic 1 are under the produce insulin are unable to produce insulin। जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस जिन पीपल को होती है उनमें क्या होती है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो अनेबल, मतलब वो जो उनकी बॉडी होती है वो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाती, या फिर उनकी जो बॉडी का पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को नहीं बना पाता है। मोस्ट पेशेंट विद डायबिटिक टाइप 1 डेवलप्ड द कंडीशन बिफोर द एज ऑफ 40। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो मोस्टली जो हमारी एवरेज एज हुई है वो 20 से 30 के अप्रॉक्स होती है। 20 से 30 के बीच या फिर जो बच्चे होते हैं उनमें ये डायबिटिक मेलाइटस देखा जाता है टाइप 1। अप्रॉक्स 50% ऑफ ऑल पीपल विद डायबिटिक हैव 1। जो ऑलमोस्ट डायबिटिक 1 जो होता है वो अप्रॉक्सली 50% पीपल में देखी गई है इन कंपैरिजन टू टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। तो हमारा कुल मिला के टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है, ये एक हमारा ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो खुद ही की बॉडी की सेल्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इससे हमारी जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाती है प्रॉपर, इसीलिए हमारी जो बॉडी में होता है जब वो हमारी बॉडी को इंसुलिन मिलता ही नहीं है तो उनको जो हमारी सेल्स होती हैं उनको एनर्जी का सोर्स भी नहीं मिल पाता है। तो इसमें एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिन कीटोएसिडोसिस। इसमें एक टाइप 1 वाले पेशेंटों में यूरिन कीटोएसिडोसिस की कंडीशन दिखती है। मोस्टली हमारा इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनको फंक्शन करने के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी में जो फैट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम कीटोन बॉडी।
वो क्या करती है, हमारी यूरिन में सिक्रीट होती है। और जो लिपिड है, फैट है, प्रोटीन है, इनका जो ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको एनर्जी मिलती है जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर पाती हैं। तो इसमें एक कंडीशन मोस्टली देखी जाती है यूरिन कीटोएसिडोसिस की। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटिक 1। जो हमारे रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है वो किसमें मोस्टली रिस्क किसमें होता है ज़्यादा होने का। द प्रेजेंस ऑफ डैमेजिंग इम्यून सिस्टम सेल दैट मेक ऑटो इम्यून बॉडीज। जिन पेशेंटों की जो इम्यून बॉडी जो होती है वीक होती है या डैमेज हो चुकी होती है, जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, उनमें टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और एंटीबॉडी हमारी क्या होती है कि जो हमारी फॉरेन बॉडी होती है, फॉरेन बॉडी है या फॉरेन पार्टिकल है या फिर कुछ भी ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, हमारी एंटीबॉडी उनको किल करती है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर होगा, वो हमारी खुद की ओन बॉडीज़ में और बाहर की फॉरेन बॉडी में सेपरेट नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सी हमारी खुद की बॉडी है, कौन सी हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन सी हमारे लिए हार्मफुल है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो वो हमारी खुद की ओन बॉडी को ही वो क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है सेल्स को। Sometimes family member of people have with type 1 diabetes are tested for the presence of diabetes autoantibodies। इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया वही होता है कि हमारी जो कुछ फैमिली होती है जिनको ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है तो एक से दूसरे में पास होती रहती है, तो मोस्टली वही होता है कि इसमें बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती है सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और क्या होता है डाइटरी फैक्टर। A number of dietary factors have been linked to an increased risk of type 1 diabetes, such as low vitamin D consume, early exposure to cow's milk formula। डाइटरी फैक्टर में क्या होता है कि जो जैसे छोटे छोटे बच्चों में टाइप 1 ज़्यादा देखा जाता है बच्चों में, तो वो क्या करते हैं कि वो या तो विटामिन D3 का कंज्यूमिंग बहुत कम उनके हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली बच्चों को क्या होते हैं, हम एट बर्थ से उनकी विटामिन D3 के हम ड्रॉप चलाते हैं और उनको हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं मिल्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मदर का ब्रेस्ट मिल्क ही उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि जिन बच्चों को विटामिन D की सप्लीमेंट्स होती है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती, जितनी डोज उनको जानी चाहिए वो उनकी प्रॉपर नहीं मिल पाती, और उनको क्या होता है कि फार्मूला फीड है या फिर स्पून फीड है या फिर घर का जो मिल्क होता है काऊ का भी फैलो का वो चीज़ देने लगते हैं, तो उनमें क्या होता है विटामिन D3 की से डिफिशियंसी हो जाती है और जो हमारी बॉडी की जो डाइट रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पाती। वो भी एक हमारा एक फैक्टर होता है रिस्क। रेस का क्या मतलब होता है कि जो हमारा जो मतलब ब्लैक पॉपुलेशन वाइट पॉपुलेशन होती है इस चीज़ से रिलेटेड होती है। जो टाइप 1 होता है वो वाइट पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है, मतलब ब्लैक पॉपुलेशन की तुलना में जो वाइट पॉपुलेशन होती है उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। और जियोग्राफी में क्या होता है, सर्टेन कंट्री सच एज फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड हैव हायर रेस ऑफ टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। कुछ कंट्री होती है कि जहाँ पे टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस ज़्यादा देखा गया है, जैसे कि है फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड है। इन कंट्रियों में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस ज़्यादा पाया जाता है। ये होते हैं हमारे रिस्क फैक्टर। अब हमारा आता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस मतलब हमारा जो बॉडी होता है वो इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें हम कहते हैं देयर इज़ नो लॉस और मॉडरेट रिडक्शन इन बीटा सेल्स मास, इंसुलिन इन सर्कुलेट इज़ लो, नॉर्मल और इवन हाई। इसमें हमारा जो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो पैनक्रियाज होती है, जो उसकी बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंसुलिन को तो सिक्रेट करते हैं, मतलब इंसुलिन को तो वो बनाती हैं, लेकिन वो जो सर्कुलेट करती हैं वो या तो वो कम करती हैं या फिर वो नॉर्मल लेवल में करती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर देती हैं। इसमें 3 कंडीशन, या तो फिर जो हमारी बॉडी की पैनक्रियाज होती है वो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा बना देती है या फिर वो बनाती ही नहीं है, और या फिर क्या होता है जो नॉर्मल लेवल होता है वो ऐसे सिक्रेट करती है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को नॉर्मल रखे। ओवर 90% केसेस आर डायबिटिक टाइप 2। जो 90% हमारे देखे गए हैं वो होता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस 99% लोगों में देखा गया ज़्यादा है। 90% है 99% ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस ही पेशेंटों को होता है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद टाइप 2 हैव डेवलप्ड द कंडीशन बिकॉज दे आर ओवरवेटेड। मोस्टली जो देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस किन में होता है, ज़्यादा जो ओवरवेटेड पेशेंट होते हैं जिनकी ओबेसिटी होती है उनमें क्या होता है कि डायबिटिक मेलाइटिस ज़्यादा देखा गया है।
टाइप 2 जनरली अपीयर लेट ऑन इन लाइफ। जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होता है वो ज़्यादा लेट एज में, मतलब 35-40 के बाद ही टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस देखा गया पेशेंटों में। कंपैरिजन ऑफ टाइप 1 के कंपैरिजन जो होता है टाइप 2 ज़्यादा पाया जाता है, और ये मोस्टली वही है 30 से अबव के पेशेंट जो होते हैं, 35 है, 40 है, 50 है, इन पेशेंटों में टाइप 2 ज़्यादा देखा गया है। टाइप 2 इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। जो टाइप 2 होता है ये आजकल एक क्या हो गया, कॉमन डिसीज़ हो गई, जिस हर पेशेंट में मोस्टली डायबिटिक मेलाइटस हो जाता है। मतलब इसमें यही बोल रहा है कि जो टाइप 2 है ये एक कॉमन फॉर्म ऑफ डिसीज़ हो गई है, मतलब ये कॉमन 99 लोगों में, हर एक 10 में से 1-2 पेशेंटों को डायबिटिक 2 देखा ही गया है। In case of insulin resistance, the body is produce the insulin, but insulin sensitivity is reduced and it does not do the job as well as it should do। मतलब इसमें ये चीज़ बोला है कि जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में होता है, इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस बॉडी बना देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब कि जो हमारी पैनक्रियाज होती है वो उसकी जो बीटा सेल्स होती है वो तो इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं, लेकिन जो हमारी सेल्स में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि जो इंसुलिन को कैच करने वाले जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बना के वो अपना काम कर देती है, इंसुलिन वो बना देती है, लेकिन वो क्या करती है सेल तक तो वो जाता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज होता है, इंसुलिन है, वो जाता है हमारी सेल्स तक, लेकिन जो सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं कि जो उस चीज़ को कैच करके अपने अंदर ले जाते हैं, एनर्जी का सोर्स बनाते हैं, उनमें रेजिस्टेंस होता है। जो जैसे मान के चलो कि जो हमारी जैसे ये बॉडी की जो ये सेल्स होती हैं, जैसे मान के चलो हमारी ये बॉडी की सेल्स हो गए, इनमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे, इनमें ये क्या होता है ऐसे रिसेप्टर्स बने होते हैं, जैसे जो हमारा ये ब्लड स्ट्रीम होता है, इनमें हमारा मान के चलो ब्लड ग्लूकोज है, इंसुलिन है, वो हमारा क्या होता है इसमें फ्लो होता रहता है। तो ये क्या करती है कि जो सेल्स के रिसेप्टर क्या होता है, अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल्स। लेकिन जब हमारा टाइप 2 डायबिटिक होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी होती है उसकी रेजिस्टेंस, मतलब जो इनमें ये चैनल बने होते हैं, ये क्या करते हैं पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब कि ये इंसुलिन को अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी क्या करती है इंसुलिन को सेल्स के अंदर नहीं पहुंचा पाती है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एनर्जी सोर्स नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, द ग्लूकोज इज नॉट इंटायर द बॉडी सेल्स प्रॉपर कॉजिंग टू प्रॉब्लम्स। जो हमारा जो जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब सेल्स में नहीं ले जाती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब बिल्डअप ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द सेल्स आर नॉट गेटिंग द ग्लूकोज दे नीड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। इसका मतलब है जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रॉपर मात्रा में क्या बिल्कुल भी नहीं जा पाता है ग्लूकोज उनके अंदर जा नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होती है कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर जो एनर्जी है और जो ग्रोथ का सोर्स होता है वो उनके अंदर प्रॉपरली नहीं जा पाता है, तो उसकी वजह से हमारी सेल्स के जो फंक्शन होते हैं वो भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगते हैं। अब हम इनके पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर।